हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्रुप 4 नेशंस या G4 नेशंस। सो अभी रिसेंटली ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इंपॉर्टेंट सेशन हुआ, जिसमें ग्रुप 4 नेशंस आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड हाईलाइटेड सम इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो क्या ये इश्यूज हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, साथ ही साथ क्या G4 नेशंस की इंपॉर्टेंस है और किन किन बेसिकली क्या इसके गोल्स हैं, किन टारगेट्स को, किन मुद्दों को हाईलाइट ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, सभी फैसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे आज का सेशन पर, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हमारा जो वीकली शेड्यूल है। सबसे पहले 10:15 बजे 10 MCQs रिवीजन सेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद मेंस करंट अफेयर सेशन हमारा रहता है भाई, एचपीएस एग्जाम में मेंस के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इस सेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स सेशन 6:15 बजे हमारा रहता है। करंट अफेयर्स तकरीबन हिमाचल के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस। और करंट अफेयर जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम ऑफ हिमाचल, सो वन नीड टू गो थ्रू विद द करंट अफेयर्स पार्ट। इसके अलावा एचपी पटवारी एग्जाम की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड सेशंस आप देख सकते हैं पटवारी क्लासेस में। और यूट्यूब शॉर्ट्स हमारे 9 बजे रहेंगे, जिसमें टीचर्स आर क्रिएटेड सम सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन या बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस भी जो हमारे टीचर्स ने बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। और ये सभी इनिशिएटिव्स हमारे जो हैं वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप किसी भी इनिशिएटिव को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो सारे देखिए या एटलीस्ट उन्हें तो फॉलो करें ही जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलें आप शुरू करेंगे आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली ही 76th सेशन हुआ है यूएन जनरल असेंबली का, जिसमें G4 नेशन पार्टिसिपेटेड एंड हाईलाइटेड द अर्जेंट रिफॉर्म इशू ऑफ अर्जेंट रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन काउंसिल में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ये डिमांड बेसिकली G4 नेशंस ने करी है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि भाई G4 नेशन क्या है और क्या रेलेवेंस इस बेसिकली डिमांड का है। तो G4 नेशन कंसिस्ट ऑफ ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। एंड इस संस्था का जो मेन टारगेट है बनाए जाने का वो ये था कि भाई बोथ नेशन, ऑल नेशंस डिमांडिंग फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2005 और तब से ही जो है सभी ये देश एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है परमानेंट मेंबरशिप मिल सके। देखिए, नॉन परमानेंट जो मेंबरशिप है वो तो पहले भी भारत रह ही चुका है और भी देश रह चुके हैं, बट परमानेंट मेंबरशिप की जो सिर्फ P5 नेशंस के पास ही है, उनमें एडिशन चाहता है। ये सभी देशों की डिमांड है। दिस और 4 नेशंस आर आल्सो सपोर्टिंग, ये जो डिमांड है इनको एक दूसरे को सपोर्ट भी यहां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इंडिया नॉट सपोर्टिंग द जापान। हियर ऑल दीज 4 नेशंस आर डिमांडिंग विद रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है ना। जर्मनी की बात करें, जर्मनी यूरोप का एक लीडिंग नेशन है, लेकिन क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हुई तो जर्मनी को इसमें शामिल नहीं किया। ब्राजील जो है साउथ अमेरिका को लीड कर रहा है, कोई भी साउथ अमेरिकन नेशन यूनाइटेड नेशन का पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है ना। इंडिया भी साउथ एशिया का लीडिंग नेशन है, जापान भी मांग कर रहा है भाई, है ना। दीज आर द नेशन दोज आर डिमांडिंग फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे बड़ा कारण है, देखिए आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशली जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो लंबे समय से ये डिमांड हो रही है कि इसे बढ़ाया जाए, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बनाने का फॉर्मेशन का कारण है वो यही है, ठीक है जी। तो आई होप अच्छे से आप इसको आप समझ पाए होंगे। अब जरा बात करते हैं कि भाई ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या अभी डिमांड्स हैं। तो सबसे पहली बात ये करी गई है कि इनहैंस रोल एंड प्रेशर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। लगातार जो आपका डेवलपिंग नेशन है उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। मैक्सिमम जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन यूनाइटेड नेशन। सो कीपिंग इन दिस फैक्ट इन माइंड, जो लीडिंग आपके डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन, उनका रोल को इंक्रीज करना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, उसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी भी जो मॉडल है वो आपका कोल्ड वॉर पीरियड का ही है, 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ही बना हुआ ये सारा मॉडल है, तो उसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जो कंडीशंस हैं, ठीक है ना, ग्लोबल इश्यूज जो हैं अभी काफी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे आप यूक्रेन, रशिया का एग्जाम्पल यहां ले सकते हैं कि भाई
रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो सभी वेस्टर्न नेशंस यहाँ पे सपोर्ट यूक्रेन को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ एशियन नेशन जो है सपोर्टिंग रशिया, तो इंटरकनेक्टेड नेशंस हैं किसी पर्टिकुलर इशू के साथ। ऐसा आज का कोई इशू नहीं रहा जो सिर्फ दो देशों के बीच ही रहा हो। यहां पर जो पूरा ग्लोब है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से। सो नाउ देयर शैल बी अ नीड ऑफ रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है मल्टीलेटरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, और मल्टीलेटरलिज्म जो है उसमें भी रिफॉर्म लाने की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए अगर ये सारी चीजें होंगी जनरल असेंबली में, क्योंकि देखिए आप लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया का बहुत बड़ा जो एक मार्जिन है, ये कह सकते हैं मैनी नेशंस ऑफ दिस रीजन्स आर द पार्ट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली। तो अगर ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं इनका रिप्रेजेंटेशन भी रहना चाहिए, सही रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, ठीक है जी। जितने भी यूनाइटेड नेशन की प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ज्यादातर देखा जाएगा कि वेस्टर्न जो नेशंस हैं उन्हीं के लीडर्स या उन्हीं के जो अपॉइंटेड लोग हैं, ठीक है ना, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड नेशंस। तो एक इक्विलिब्रियम बना रखेंगे तभी बनेगा, रिफॉर्म्स लाएंगे तभी जो है एक इक्विलिब्रियम या एक रिस्पेक्ट जो है यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन का वो बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वैसा ही कुछ आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन के साथ भी हो सकता है, ठीक है जी। सो नाउ देयर इज अ नीड स्पेशली टू यूनाइटेड नेशंस की तो हमने बात कर ही ली, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यूएन रिप्रेजेंट अ लार्जर वर्ल्ड एंड द आईनी इज दैट ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था जो है पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रही है, 193 नेशंस आर द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, लेकिन सिर्फ 5 ही देश जो हैं जिनको P5 नेशंस हम कह देते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के पास वीटो का अधिकार गिवन है या वही परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसे बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम करंट सिचुएशंस देखें, जो करंट सिनारियो है, जियोपॉलिटिकल सिनारियो बदले हैं समय के साथ, जबकि जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा मैंने पहले भी मेंशन करा। तो अब जो कोल्ड वॉर वाली सिचुएशंस तो नहीं है ना, तो दे शैल बी अ नीड टू बी चेंज। अब मल्टीलेटरलिज्म का समय है। एक समय था जब पोलराइजेशन था, ठीक है ना, दो पोल्स में दुनिया बटी हुई थी, एक सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को, दूसरा जो था वो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। बट अब जो है मल्टीलेटरिज्म की बात होती है, अब बहुत से जो नेशंस है बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कन्फाइन नहीं रह सकते कि भाई लिमिटेड देशों को ही जो है वीटो पावर देनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा है। इसके अलावा डिफरेंट रीजन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जैसे हम बात करें भाई ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, या फिर हम बात करें भाई साउथ एशियन रीजन, यहाँ का कोई भी देश जो है वो लीड नहीं कर रहा यूनाइटेड नेशन में, जो है अपनी कोई सहभागिता नहीं दे रहा। साउथ अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, देखिए अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया या ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा रीजन है ना। तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अगर आप एक बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है G4 एटलीस्ट जो अभी डेवलपिंग नेशंस की जो लीडिंग देश हैं, कम से कम उनको तो मेंबर बनाया जाए। सिर्फ यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देश जो हैं, जापान जैसे देश हैं जो डिमांड कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। एटलीस्ट हर कॉन्टिनेंट से एक या दो जो देश हैं वो जरूर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हों, तभी जो है एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बनेगा। नहीं तो बहुत बार हम क्या देखते हैं भाई, बायस डिसीजंस आते हैं। जैसे अजहर महमूद का एग्जांपल ले सकते हैं। लगातार इंडिया कोशिश करता रहा कि भाई अजहर महमूद जो है उनको क्या किया जाए, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द वीटो पावर ऑफ चाइना ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है जब हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन रहता है यूनाइटेड नेशन जैसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है जी। चलें अब जरा बात करेंगे भाई क्या ऐसे बदलाव हुए भारत में कि अब हम ये कह सकते हैं दैट इंडियाज डिमांड फॉर यूएनएससी इज वैलिड, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात कर लें अरे अर्ली फेज ऑफ या कोल्ड वॉर पीरियड के एकदम बाद के समय की, या इमर्जिंग वर्ल्ड जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उस समय की, जब बहुत से देश आजाद हो रहे थे, तो भारत ने कभी डिमांड नहीं की। इवन
90s तक आप देखेंगे भारत ने कभी भी यूएनएससी के मेंबरशिप की, परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड नहीं की। जब इंडिया ग्रो करा है, इंडिया सही मायनों में डिजर्विंग बना है कि भाई नाउ वी कुड बी द पार्ट ऑफ यूएनएससी ऑफिशियली, देन इंडिया हैज डिसाइडेड, और भारत ने ये प्रपोजल रखा दैट वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। जितनी तेजी से साउथ एशिया में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करी है, पूरे एशिया में चाइना को छोड़ दें तो कोई और देश इतना तेजी से ग्रो नहीं करा है, ठीक है ना। अब 20 साल पहले वाला इंडिया नहीं है। नाउ वी कैन सी इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक पावर जो इफेक्ट करता है इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी। जैसे अभी जब भारत ने वीट ना देने का, एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया, तो पूरा इंटरनेशनल जो मार्केट है वो उससे हार्म होता है, वो थ्रेट एक जाता है। या जब भारत ने रशिया से यूक्रेन वॉर के समय ऑयल इंपोर्ट कर लिया, इट विल आल्सो इफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑलराइट, सो ऐसा नहीं है कि भाई अब भारत को किसी देश की जरूरत है। नाउ वट एवर द चेंज हैज बीन टेकन प्लेस इन इंडिया, स्पेशली इकोनॉमिकली हम बात करें, एक ह्यूज मार्केट हम यहाँ पे देखते हैं, तो वो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता ही करता है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है अगर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं तो। इसके अलावा मेंबर ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जितने भी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, तकरीबन सभी का जो है भारत सदस्य है। चाहे हम क्वाड की बात करें, चाहे हम ब्रिक्स की बात करें, इब्सा की बात करें, चाहे हम MTCER की बात करें, है ना, SCO जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी पार्टिसिपेशन है। मतलब आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं हर रीजन में किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो है इंडिया जो है अपनी सहभागिता दे रहा है। सो व्हाई नॉट इंडिया शुड बी द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। अगर इंटरनेशनली हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा एक जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ये बहुत बड़ा कारण है। इंडिया रिप्रेजेंट 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब। सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कितना फेयर ये बात है ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई इंडिया का रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे एज अ फाउंडिंग मेंबर, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड उसके बाद जितनी भी यूनाइटेड UN पीस कीपिंग इनिशिएटिव रहे हैं, चाहे वो पीस रहे हो, चाहे UN पीस कीपिंग फोर्सेस के भेजने के कंटेक्स्ट में रहे हो, हर भारत बार जो है इंडिया ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और सबसे ज्यादा UN पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया की ही जो है वो जाती हैं। चाहे श्रीलंका की बात करें, हम सीरिया की बात करें, या फिर हम बात कर सकते हैं आपके अफ्रीका में कोंगो जैसे देश की, या और भी ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जहां यूनाइटेड नेशन के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजता है। तो हर जो प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन का, उसको बहुत ही सही तरीके से इंडिया ने फॉलो करा है। सो फिर इंडिया को क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दी जाती। और इन सभी पॉइंट्स ने कहीं ना कहीं ग्लोबल भी इंडिया की पोजीशन बढ़ाई है। आज आप देखिए इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करा जा रहा है ना, बहुत ही हॉलीवुड में, बॉलीवुड तो छोड़िए, हॉलीवुड जो है वहां पर भी बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें इंडिया को सेंटर रखा जाता है। बॉलीवुड को का आप देखिए इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। चाइना या USA जैसे देशों में भी बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा रिजाइड कर रहा है ग्लोबली, हायर पोजीशंस पर है। इंडिया इज नोन फॉर बेस्ट इन कंप्यूटर साइंसेस, या इंजीनियर जो है हमारे पूरी दुनिया में बहुत अच्छी पोजीशंस बनाए हुए हैं। अभी आप ब्रिटेन में देख सकते हैं कि भाई वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हुए तो वहां पर भी इंडियन डायस्पोरा का हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल दैट ग्लोबली इंडिया का जो साख है, पोजीशन है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। एंड अब इंडिया को जो है आप ग्लोबली नकार नहीं सकते। जैसे पहले क्या होता था, हर जगह कहीं भी बात कर रहे हैं तो USA का जिक्र होगा ही या चाइना का जिक्र होगा ही। सेम इन द केस नाउ इंडिया भी उस पोजीशन में है। सो फिर क्यों इंडिया को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता नहीं दी जाती। ये क्वेश्चनेबल फैक्ट है, इट्स अ वेक्स क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम फॉरेन पॉलिसी पॉइंट पर्सपेक्टिव से भी देखें, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है। इट इज नॉट डायरेक्टेड बाय एनी अलायंस और वी कैन से दैट एनी पोल, बिकॉज जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास ऑप्शन था किसी भी एक अलायंस को ज्वाइन करने का, चाहे USSR की बात करें या हम USA की बात करें। लेकिन हमने NAM जैसी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करा और हमारी फॉरेन पॉलिसी में बड़ा क्लियरली लिखा है दैट वी आर नॉट सपोर्टिंग
एनी ऑफ द अलायंस। हमारी एक इंडिपेंडेंट सोच है, एक आजाद फॉरेन पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लीड कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, यहां पर वेस्टर्न नेशंस के इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी इंडिया ने वही करा जो इंडिया को सही लगा, ठीक है ना। जहां भारत को लगा कि यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना है, रशिया को करना है, सपोर्ट नहीं करना है, बट वी आल्सो नॉट गो अगेंस्ट दर जो हमारा ओल्ड एज फ्रेंड है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। जहां पे इंडिया को लगा कि रशिया के अगेंस्ट भी बात रखनी चाहिए, उन्होंने अपनी बात को यूनाइटेड नेशन में रखा। So it shows the significance of the increasing significance of India in the global order. So why not जो है हम ये कहें कि यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का क्यों मेंबरशिप परमानेंट नहीं दी जाए। ये जो है पॉइंट्स कुछ हैं जो कहीं ना कहीं वैलिड भी हैं और ऑफ कोर्स रीजनेबल भी है, एंड वी होप दैट कि भाई जल्दी ही आने वाले एक डिकेड में या 2 डिकेड्स में हम जरूर देखेंगे कुछ चेंज आएंगे। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, जैसे मैंने कहा भाई हर कॉन्टिनेंट से कम 2 देश, हर कॉन्टिनेंट के भी जो रीजन्स हैं उनमें से भी जो है 1 या 2 देश की का पार्टिसिपेशन जरूर रहना चाहिए, तभी एक इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर में एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई देश अमीर है तभी उसको सहभागिता देनी है, या अगर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को बना रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन इस तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में तो फिर बहुत से ऐसे रीजन्स होंगे जहां का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, है ना। तो कि जैसे हम ये कहते हैं कि भाई अफ्रीका में ज्यादातर देश जो है रिच नहीं है, तो क्या अफ्रीकन नेशंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? क्या लैटिन अमेरिकन नेशंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? क्या साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया का रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स इन सभी रीजन्स का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, तभी जो है हेगेमनी जो इन लीडिंग नेशंस की है, डेवलप नेशंस की है, चाइना जैसे देश जो हैं या बहुत से ऐसे देश हैं गुड बना लेते हैं ना, एंड देन जो भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है जो फेवर पे आना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी से जो है रेलेवेंस भी बना रहेगा और साख बढ़ेगी यूनाइटेड नेशंस की। नहीं तो लीग ऑफ नेशन जैसा हाल हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।